हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे समकालीन भारत फर्स्ट और इसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ चर्चा किया था। जिसमें से हम लोगों ने बात कर लिया था संसाधन क्या होता है और संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है विथ मैपिंग डायग्राम। अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। सबसे पहले पिछली वीडियो में संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या हैं और संसाधन में जो प्रकार है उनको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में संसाधन का वर्गीकरण भी हम लोग कवर कर चुके थे और संसाधन के वर्गीकरण के जो फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो नवीकरणीय अनवीकरणीय, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था और आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, इसे तैयार किया है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसे देख लीजिए, अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया है। ठीक है, आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आगे इसकी मिट्टियों के बारे में, यानी भू संसाधन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ से हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। जो फैक्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है, भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन कौन से फसल पाए जाते हैं, इन्हें उगाए जाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक जो फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, अगर सिंपल सी बात ये है, जलोढ़ मिट्टी का अर्थ निकाला जाए तो अगर कोई जैसे चादर ओढ़ा है, रजाई ओढ़ा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? रजाई ओढ़ा है, चादर ओढ़ा है। तो यहाँ पे क्या ओढ़ा है? जल ओढ़ लिखा है ना। जल ओढ़ मतलब जल का ओढ़ा। अब जल का ओढ़ा का मतलब क्या होता है? जैसे धरातल है, उस धरातल पे अगर पानी आ जाए, ठीक है, पानी आ जाए तो पानी की जो ऊपरी परत है, मतलब कि पानी जमा हो जाती है, जमा होने के बाद पानी जब सूखती है उस पर, तो आप देखेंगे कि मिट्टी उस पर ऊपरी परत जमी रहती है। तो जो ऊपरी परत जमी रहती है उससे परत पे परत दर परत जमी होती है और उसी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एलुवियल जो सॉइल है, जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, वो नदियों के अपरदन द्वारा, यानी नदियों के जो कटाव होता है उसके द्वारा निर्मित होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके मैपिंग के माध्यम से समझ लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जिन जिन क्षेत्रों में नदियाँ प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो कुछ एरिया है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपके जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे आगे, देखिए ये पर्वतीय मिट्टी है। नाम से स्पष्ट है यहाँ पे कि मिट्टी कैसी है, पर्वतीय मिट्टी है। नहीं, जो मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जिन जिन क्षेत्रों में पर्वत पठार ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया द्वारा जो है यहाँ पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। यानी अपक्षय का मतलब होता है जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं, और अपरदन का मतलब होता है जब टूट कर कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, तो उसे अपरदन कहा जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा पर्वतीय मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बात करें, यहाँ पे देख पाएंगे काली मिट्टी। अब देखिए, काली मिट्टी, नाम है काली, यानी कोई चीज़ काली है। क्या है? मिट्टी काली है। तो काली मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोई चीज़ जल जाता है तो काला हो जाता है। अब ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी के द्वारा जब निकला हुआ लावा आके जम जाता है तो उसके बाद जो मिट्टी बनती है वो काली हो जाती है, क्योंकि वो जला हुआ निकलता है। तो काली मतलब मिट्टी, यानी कार्बन की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वो जला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से काली मिट्टी का फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे जो है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, तो नाम लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये लाल और पीली मिट्टी, नाम से स्पष्ट है, लाल मिट्टी है तो लाल होगी। ठीक है, इसके बाद लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी है जहाँ पे देखिए, जहाँ पे कुछ ऐसे जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पे ज़्यादातर आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट हैं इसके जो आप यहाँ फिगर में देख पाएंगे। ये मिट्टियों का जो है वर्गीकरण
वितरण, भारत में कौन कौन मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बात होगी इनकी जो है मैपिंग के द्वारा विश्लेषण हो गया। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल, देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बढ़िया तथ्य है वो है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों यानी सेडिमेंट से बनती है, इसीलिए इसे नदी द्वारा लाई गई मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी कहा जाता है। यह उत्तर भारत के मैदानी और तटीय क्षेत्रों और नदी घाटियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जिन जिन क्षेत्रों में नदियां प्रवाहित होती हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप देख पाएंगे इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी कुछ विशेषताएं हैं, तो इसमें विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। तो जो है इसका जो रंग है हल्का भूरा, जो है भूरा से लेकर गहरा भूरा होता है। तो इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। और खनिज के तत्व की बात करें उसमें पोटास, फास्फोरस, चूना और सिलिका प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इसमें रासायनिक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व या रासायनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, सिलिका की मात्रा पाई जाती है। बात करें इसमें नमी धारण करने की क्षमता, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि नदी धारण करने की जो क्षमता है इसके माध्यम से उच्च जो है देखने को मिलती है। यानी नदियों के द्वारा निर्माण होता है तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब कि नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी माध्यम उच्च होता है। बात करें बनावट की तो महीन और रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक इसकी बनावट देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, इनको डिटेल में भी समझेंगे। उर्वरता की बात करें तो यहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ जिसमें जो है कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। वहीं बात करें जल निकासी की तो अच्छी होती है, जिससे सिंचाई की सुविधा बेहतर होती है। ये मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारत में इनके वितरण के बारे में। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा और महानदी गोदावरी नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो जिन जिन क्षेत्रों में नदियां प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। वहीं बात करें मिट्टी, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है दो प्रकार की होती है। इसमें एक बांगर मिट्टी होती है, दूसरा खादर मिट्टी होती है। जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो अधिक कठोर और कम उपजाऊ होती है। या हम बांगर मिट्टी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन क्षेत्रों में नदियों का पानी नहीं पहुंचता है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। अब आप सिंपल सी बात यह है कि अगर जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंचेगा वो नया होगा या पुराना होगा, आपका जवाब होगा वो पुराना मिट्टी होगा, क्योंकि वहां नदी को पानी नहीं पहुंच रहा है। जब नदी का पानी नहीं पहुंचेगा तो नई मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बांगर मिट्टी जो होती है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कही जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंचता है। इसके बाद बात करें खादर मिट्टी का, तो ये लिखा है नई जलोढ़ मिट्टी, यानी जहाँ पे नदियों का पानी जो है वो पहुँचता है उसे नई जलोढ़ मिट्टी बनती है, तो इसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हर साल बाढ़ के कारण उपजाऊ होती रहती है, और ये इसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा उपजाऊ होती है तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है खादर मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो ये तो बात हो गई जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, आइए इसके बाद बात करें फसलें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो हम लोग बात करें जलोढ़ मिट्टी के परिचय के बारे में, फिर उसकी विशेषताओं के बारे में, फिर इसके बाद जो है उसका वितरण क्षेत्र, और बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, फसलें उगाई जाती हैं तो इसमें चावल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, गेहूँ है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है, कपास है, जूट है, ये सब जो है कुछ ऐसे फसलें हैं जो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुछ ऐसी फसलें जो है जिसमें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में। तो देखिए फैक्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि काली जो मिट्टी है वो जो है इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, पहला पॉइंट। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, रेगुर मिट्टी और कपासी
मिट्टी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वो उसके बाद बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी अपने काले रंग और कपास की खेती की उपयुक्त के कारण जो है प्रसिद्ध है। यानी अगर आपसे पूछा है कि कपास मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है काली मिट्टी के बारे में, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या इसकी खास विशेषता है, तो देखिए सबसे पहले जो पहली विशेषता है, इसका रंग काला होता है, गहरा काला होता है। और खनिज की बात करें इसमें चूना, लोहा और मैग्नीशियम, पोटास इसका जो है इसमें देखने को तत्व मिलता है। नमी धारण करने की क्षमता बात करें इसमें उच्च होती है, और जिससे सूखी स्थिति में भी फसलें अधिक समय तक जीवित रह पाती हैं। नहीं, नमी धारण की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। वहीं बात करें दरारें पड़ना, इसकी भी विशेषता ये कि गर्मी में सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी की स्वतः जुताई वाली खेती भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाले जो है मिट्टी कहा जाता है, तो जवाब हुआ काली मिट्टी। क्योंकि जब पानी रहता है, जब पानी इसमें रहता है तो पानी रहने के कारण ये चिपचिपी होती है, लेकिन जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाते हैं। जैसे व्यक्तियों के ओंठ फटते हैं, इंसानों के ओंठ फटते हैं ना, तो पानी की कमी के कारण ओंठ फटने लगता है, या फिर जो है और चीज़ों के कारण जो है ओंठ फटने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब पानी की कमी हो जाती है तो ज़मीन भी फटने लगती है, और वो ज़मीन जो फटती है वो काली मृदा होती है ज़्यादातर। ठीक है, जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो उसमें जल निकासी की क्षमता जो है कम होती है, जल भराव की समस्या इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी को सोखे रहता है। अगला है अम्लीयता की बात करें तो इसमें मिट्टी में अम्लीयता जो है, एसिड की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए इसमें जैविक खादों की आवश्यकता होती है। तो कुछ इसकी विशेषता है, जो विशेषता है वो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके वितरण क्षेत्र की, तो कहाँ कहाँ ये जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसमें अगर बात करें स्टेट की तो ये देख पाएंगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की कुछ हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। वही बात करें इन प्रमुख फसलों के बारे में, तो कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, तो कपास सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। और जो है काली मिट्टी को ज्वार, बाजरा, दालें, गन्ना, सूरजमुखी कुछ ऐसे फसलें हैं जो काली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है।